हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू आई एग्जाम भी। जैसे कि आप सभी का एग्जाम है कल एफसीआई मैनेजर का, तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी की तैयारी इस चीज के लिए अच्छी होगी। एग्जाम से पहले रिवीजन करना बेहद जरूरी है, तो इसी चीज को ध्यान में रखते हुए मैं आपके लिए एक सेशन लेके आ रहा हूं जिसमें आप पूरी की पूरी जनरल अवेयरनेस को एक ही सेशन में आप लोग देख लेंगे। तो मिक्स क्वेश्चंस रहेंगे जो आपको एग्जाम से पहले बिल्कुल भी मिस नहीं करने चाहिए। मैं आपसे ये नहीं कहूंगा कि सारे क्वेश्चंस यहाँ से आएंगे, लेकिन इन क्वेश्चंस को आपको स्किप भी नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो इस चीज को ध्यान में रखते हुए आज का सेशन शुरू करते हैं। पूरी की पूरी कंप्लीट जनरल अवेयरनेस यहाँ पे रहेगी क्वेश्चन आंसर फॉर्म में। इस सेशन में हम लोग ज्यादा एक्सप्लेनेशंस पे ध्यान नहीं देंगे, सीधे क्वेश्चंस और उनके आंसर्स को देखेंगे। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अगर हो सकते हैं तो आपको मैं जरूर बताऊंगा। तो पहला क्वेश्चन आज का है इस सेशन का, द यूनिफिकेशन ऑफ कर्नाटका वाज अचीव्ड इन द ईयर। कर्नाटका का यूनिफिकेशन एकीकरण कब किया गया था, ये आपको बताना है। ये इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि इसका यूनिफिकेशन या फिर इसका फाउंडेशन डे अभी नवंबर में ही मनाया गया था। 1 नवंबर को इसका फाउंडेशन डे मनाया जाता है। कर्नाटका राज्योत्सव डे के तौर पर इसको मनाया जाता है। 1956 में इसका यूनिफिकेशन किया गया था। इसके साथ साथ और भी कई सारे स्टेट्स हैं जिनको 1 नवंबर को मनाया जाता है इनका फाउंडेशन डे, जैसे आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, हरियाणा, मध्य प्रदेश, केरला, कर्नाटका, पंजाब और तमिलनाडु। हमसे पूछा गया था कर्नाटका, तो इसको कहां से किया गया था? अर्लियर पार्ट ऑफ बॉम्बे स्टेट और आपका कूर्ग स्टेट और हैदराबाद स्टेट एट मैसूर स्टेट, इन 4 स्टेट का हिस्सा हुआ करता था। इनको यूनिफाई करके क्या किया गया था? कर्नाटका बनाया गया था। ठीक है, इतने स्टेट का क्या किया जाता है इस दिन? फाउंडेशन डे मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, द प्रोज कलेक्शन ऑफ द वैदिक पोएम्स आर। जो वैदिक पोएम्स होती हैं उन सभी के प्रोज कलेक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं? संहिता, उपनिषद, अरण्यक या ब्राह्मणास। तो इन वैदिक पोएम्स के प्रोज कलेक्शन को बोला जाता है संहिता। उपनिषद क्या होते हैं? उपनिषद होते हैं आपके जो हमारी हिंदू माइथोलॉजी है वो जिस चीज पे बेस्ड है वो आपके क्या कहलाती है? उपनिषद कहलाती है। अरण्यक ऐसा ज्ञान जो कि जंगल में बैठ के पाया गया हो, अरण्यक कहलाता है। और जो ब्राह्मणास होते हैं, जो हमारा वैदिक टेक्स्ट है, जितने भी वैदिक टेक्स्ट हैं इन सभी का कलेक्शन आपको क्या कहलाता है? ब्राह्मणास कहलाता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आपका संहिता हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, हु वाज द वाइसराय ऑफ द टाइम ऑफ क्विट इंडिया मूवमेंट। क्विट इंडिया मूवमेंट के टाइम पे यहाँ पे वाइसराय कौन हुआ करते थे? लॉर्ड इरविन, माउंटबेटन, वेवल या लॉर्ड लिनलिथगो। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आपका? लॉर्ड लिनलिथगो हो जाएगा। लॉर्ड लिनलिथगो 1936 से लेकर के 44 तक हमारे देश में क्या रहे? वायसराय रहे थे। इन्हीं के टाइम पे क्या हुआ था? क्विट इंडिया मूवमेंट हुआ था। और क्रिप्स मिशन वो भी इन्हीं के टाइम पे आया था, लॉर्ड लिनलिथगो के टाइम पे। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? लॉर्ड लिनलिथगो, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, द जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट रिटायर एट द एज ऑफ। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है क्योंकि अभी हाल ही में आपको पता होगा हमारे जो 49 सीजेआई थे यू ललित, वो रिटायर हुए और उनके बाद डी वाई चंद्रचूड़ भारत के 50th सीजीआई बन चुके हैं। तो यहाँ से आपके क्वेश्चन बनने की उम्मीदें बन जाती हैं या बढ़ जाती हैं। तो इसीलिए द जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट रिटायर एट द एज ऑफ 65 ईयर्स ऑफ एज। तो भारत के सुप्रीम कोर्ट के जज हैं, सीजीआई हैं, वो कौन सी जजेस हैं? वो 65 ईयर्स ऑफ एज में क्या होते हैं? रिटायर हो जाते हैं। अभी प्रेजेंट में कौन है? 50th जज हमारे सीजीआई हैं, कौन? डी वाई चंद्रचूड़। इनके फादर भी पहले क्या रह चुके हैं? हमारे देश के सीजीआई रह चुके हैं। 50th जज है, आपको ये ध्यान में रखना है। आगे बढ़ते हैं, व्हाट डिड गांधी जी मेंट बाय सर्वोदया। गांधी जी का एक नारा था सर्वोदया। सर्वोदय से उनका क्या मतलब हुआ करता था? जैसे कि आपको मालूम चल रहा है नाम से ही, सर्व उदय यानी कि सभी का उत्थान करना, अपलिफ्टमेंट ऑफ ऑल। गांधी जी हमेशा नॉन वायलेंस को प्रमोट करने के लिए एफर्ट किया करते थे और उसी कड़ी में लोगों का कहना था कि सर्वोदय का नारा है ये भी इनका एक एफर्ट है नॉन वायलेंस को बढ़ावा देने के लिए। और नॉन वायलेंस को बढ़ावा देने के साथ साथ जो हमारा भारत है, एक नए भारत की स्थापना करना, इस नारे के साथ साथ इनका उद्देश्य बना था। तो नॉन वायलेंस, केवल नॉन वायलेंस होता है, इन तीनों के अलावा तो हम लोग इसको आंसर लगाते हैं, लेकिन ये नहीं हो सकता क्योंकि अपलिफ्टमेंट की बात भी यहाँ पे की जाती है। और अपलिफ्टमेंट कैसे? नॉन वायलेंस के साथ साथ। और उसके साथ साथ एक और बात करते थे ये लोग, मतलब गांधी जी, की न्यू सोसाइटी की हमें स्थापना करनी है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? द बर्थ ऑफ अ न्यू सोसाइटी बेस्ड ऑन एथिकल वैल्यूज। नॉन वायलेंस, अहिंसा के मार्ग पे चलते हुए हमें एक नई सोसाइटी या नए समाज की स्थापना करनी है, ये इनका मतलब हुआ करता था सर्वोदय नारे से। ठीक है, होने को ये भी है, ये भी है, लेकिन कंप्लीट तरीके से देखा जाए तो क्या होगा इनका? द बर्थ ऑफ न्यू सोसाइटी। ठीक है, हम लोग आगे बढ़ते हैं। प्राइस थ्योरी इज ऑल्सो नोन एज, इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन है। प्राइस थ्योरी को इन चारों में से क्या कहा जाता है? इकोनॉमिक्स के 2 पार्ट, एक होती है आपकी माइक्रो और एक होता है आपका मैक्रो।
तो जो माइक्रो इकोनॉमिक्स होती है ये पूरी की पूरी प्राइस बेस्ड होती है, और जो मैक्रो इकोनॉमिक्स होती है ये आपकी इनकम बेस्ड होती है, यानी कि जो डिमांड एंड सप्लाई के आधार पे हम बात करते हैं किसी भी चीज के प्राइस चेंजेस की, तो वो आपकी माइक्रो इकोनॉमिक्स में आती है। और जो मैक्रो इकोनॉमिक्स होती है किसी भी व्यक्ति या इंडिविजुअल के या किसी कंट्री की बात करते हो देश के इनकम पे डिपेंड करती है। तो इनकम की बात करेंगे तो मैक्रो, और प्राइस की बात करेंगे तो माइक्रो। तो प्राइस थ्योरी इज बेस्ड ऑन इज ऑल्सो इन माइक्रो इकोनॉमिक्स। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। इन विच ऑफ द राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस महात्मा गांधी पार्टिसिपेटेड? 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस या गोलमेज सम्मेलन हुए थे 1930, 1931, 1932। इनमें से किस में इन्होंने महात्मा गांधी जी ने पार्टिसिपेट किया था, ये आपको बताना है। 1931 में एक पैक्ट हुआ था, इसको बोलते हैं गांधी इरविन पैक्ट, GI पैक्ट। गांधी इरविन पैक्ट हुआ 1931, 5 मार्च 1931 को हुआ था। उससे पहले एक राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हो चुकी थी 1930 वाली, इसमें गांधी जी ने पार्टिसिपेट नहीं किया था। इस पैक्ट के बाद इनकी डिमांड को जब माना गया तो इन्होंने 1931 में सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में हिस्सा लिया था। उसके बाद अगेन थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई थी 1932 में, जिसमें महात्मा गांधी जी ने अगेन पार्टिसिपेट नहीं किया था। इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर बी, सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। रिवर इंदस ओरिजिनेट्स फ्रॉम, जो सिंधु नदी है इंग्लिश में इंदस बोलते हैं, ये कहां से ओरिजिनेट होती है आपको ये बताना है। हिंदुकुश, हिमालय, काराकोरम या कैलाश रेंज? हिंदुकुश, हिमालय। देखिए यहाँ से इस तरीके से हमारे इंडिया में जो ऊपर का हिस्सा है नेपाल की तरफ वाला, यहाँ आता है आपका हिमालय, ठीक है। और यहाँ तिब्बत की साइड से तियानसेन, यहाँ अफगानिस्तान की साइड से क्या आता है आपका? हिंदुकुश रेंज आती है। आप सभी को पता है कि सिंधु नदी कहाँ से ओरिजिनेट होती है? इस तरफ से होती है। तो हिंदुकुश तो इसका आंसर हो ही नहीं सकता है, और तियानसेन इसका आंसर नहीं है। यहाँ पे है आपका कैलाश मानसरोवर, तो मानसरोवर से उत्पन्न होती है तो कैलाश रेंज वहां पे आपकी पाई जाती है, इसको बोलते हैं हम लोग ऑप्शन नंबर डी कैलाश रेंज। तो यहाँ से आपकी क्या आती है? सिंधु नदी ओरिजिनेट होती है और इस तरीके से इंडिया में प्रवेश करती है। ना हिमालय से, ना हिंदुकुश से, और ना तियानसेन से। और तियानसेन, हिंदुकुश और हिमालय जहां पे मिलते हैं, यहाँ पे क्या बनता है आपका? पामीर नॉट बनता है। सबसे हाइट पे, दुनिया में सबसे हाइट पे जो पठार है वो कौन सा है? प्लेटू पामीर नॉट है यहाँ पे, ठीक है। ये कहां से आएगा? कैलाश रेंज, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर द गांधी इरविन पैक्ट वाज साइंड? अभी कुछ देर पहले आपको ने बताया था गांधी इरविन पैक्ट कब हुआ था? 1931 में 5 मार्च 1931 को आपका गांधी इरविन पैक्ट हुआ था। इसके बाद इन्होंने जो सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई थी वहां पे हिस्सा लिया था। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। कभी ना कभी सारे क्वेश्चंस आपके किसी ना किसी एग्जाम में पूछे गए हैं। द आइसोटोप यूज्ड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ एटॉमिक एनर्जी? परमाणु ऊर्जा एटॉमिक एनर्जी के लिए इनमें से किस आइसोटोप का यूज किया जाता है, ये आपको बताना है। हमारे पृथ्वी में यूरेनियम 238 बहुत इजीली अवेलेबल हो जाता है, लेकिन U238 से आप लोग एटॉमिक एनर्जी को प्रोड्यूस नहीं कर सकते। इसको हमें क्या करना पड़ता है? एनरिच करना पड़ता है। जब आप इसको लगभग 70% तक एनरिच करते हैं तो आपको क्या मिलता है? इसके बाद 235 मिलता है। तो क्या इसका आंसर हो जाएगा? U235 इज यूज्ड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ एटॉमिक एनर्जी, ठीक है। इजीली अवेलेबल है 238, लेकिन इसके लिए एटॉमिक एनर्जी के लिए हमें चाहिए था 235, जो कि बहुत ईजी नहीं होता है इसको एनरिच करना। आगे बढ़ते हैं। द वर्ल्ड्स ओनली फ्लोटिंग नेशनल पार्क इज सिचुएटेड इन? पूरी दुनिया का एकमात्र फ्लोटिंग पार्क है, तैरता हुआ पार्क है, वो कहाँ पे स्थित है आपको बताना है। इसका नाम है कीबुल लामजाओ, ठीक है। कीबुल लामजाओ, ये हमारे देश के मणिपुर में स्थित है। कीबुल लामजाओ हमारे देश में जो मणिपुर स्टेट है वहां पे स्थित है कीबुल लामजाओ, जिसको बोलते हैं पूरी दुनिया का एकमात्र फ्लोटिंग नेशनल पार्क है। तो लोकटक लेक है, लोकटक लेक के पास में स्थित है कीबुल लामजाओ। ऑप्शन नंबर ए मणिपुर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। द लोधी डायनेस्टी वाज फाउंडेड बाय? जो लोधी डायनेस्टी है वो किसके द्वारा की स्थापना की गई थी आपको ये बताना है। तो लोधी डायनेस्टी किसके द्वारा स्थापना की गई थी? बहलोल लोधी, ठीक है। बहलोल लोधी इसके द्वारा स्थापना की गई थी लोधी डायनेस्टी की। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। और जिसके लास्ट शासक थे वो कौन थे? इब्राहिम लोधी। आगे बढ़ते हैं। इंडियन स्टैंडर्ड टाइम रिलेट्स टू? जो इंडियन स्टैंडर्ड टाइम है, देखिए हर कंट्री का अपना अपना एक स्टैंडर्ड टाइम होता है। एक जो लॉन्गिट्यूडनल लाइंस होती है हमारी पूरी पृथ्वी पे, उसके आधार पे हम लोग टाइम को डिफाइन करते हैं। तो हमारे देश में जो लॉन्गिट्यूड है वो कौन सी लॉन्गिट्यूड है जिसको हम लोग स्टैंडर्ड टाइमलाइन मानते हैं, ये आपको बताना है। आपको सबसे पहले पता होना चाहिए कि हमारा देश कहाँ पे लाई करता है पूरे ग्लोब में। अगर देखें तो ग्लोब में लाई करता है कहाँ पे? नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में और ईस्टर्न। तो नॉर्थ
ईस्टर्न हेमिस्फीयर में, ठीक है, नॉर्थ ईस्टर्न हेमिस्फीयर यहाँ लाया करते हैं कि नॉर्थ और ये ईस्ट, नॉर्थ ईस्टर्न हेमिस्फीयर हो गया। तो अब जो भी इसका आंसर होगा, लॉन्गिट्यूड है तो कैसी होगी, ईस्टर्न होगी, तो सारी की सारी ईस्टर्न है। तो कहाँ पे है वो, 82.5, ठीक है, 82.5 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड, इसका आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी। 82.5 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड इसका आंसर है। जो भारत का जो मानक समय स्टैंडर्ड टाइम है इस लाइन से बताया जाता है। कहाँ से वो गुजरता है, यूपी, उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद में एक नैनी नामक जगह है, तो वहां पे इसका मेन सेंटर पॉइंट माना जाता है। उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद में नैनी नामक जगह पे इसका मेन स्टैंडर्ड पॉइंट माना जाता है, जहां से भारत का मानक समय तय किया जाता है, ठीक है। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, झारखंड, यहाँ से ये इंडियन स्टैंडर्ड टाइमलाइन होके गुजरती है। लोकटक इज अभी कुछ देर पहले आपको बताया था, कीबुल लामजाओ जो कि एक फ्लोटिंग नेशनल पार्क है, पूरे विश्व में एकमात्र फ्लोटिंग नेशनल पार्क, वो लोकटक लेक में स्थित है, जो कि ऑप्शन नंबर 20 का आंसर रहेगा, लोकटक लेक, ये ठीक है। इक्विनॉक्स अकर्स व्हेन द सन इज वर्टिकली अबव। इक्विनॉक्स एक ऐसी स्थिति है जब पूरे विश्व में दिन और रात क्या होते हैं, बराबर होते हैं। जितना डे होगा उतना ही क्या होगा, आपका नाइट होगा। डे और नाइट इन दोनों की जब लेंथ इक्वल हो जाती है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इक्विनॉक्स बोलते हैं। और ये स्थिति कब हो सकती है, जब सन कब कहाँ पे हो, देखिए ये हमारी पृथ्वी, ये आपका ऊपर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, बीच में इक्वेटर। जब सन इसके ठीक ऊपर होता है, इक्वेटर के ऊपर होता है, तो आपके दिन और नाइट बराबर होते हैं, और यही स्थिति कहलाती है कौन सी, इक्विनॉक्स। तो ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा। सन कहाँ पे होना चाहिए, इक्वेटर यानी कि भूमध्य रेखा के ठीक ऊपर होना चाहिए। यहाँ से इसकी किरणें यहाँ पे उतनी पड़ेंगी जितनी ऊपर पड़ेंगी, इसलिए क्या होता है, डे और नाइट यहाँ पे बराबर होती है। आगे बढ़ते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग एटमॉस्फेरिक लेयर्स एब्जॉर्ब अल्ट्रावायलेट रेज ऑफ द सन। सन से अल्ट्रावायलेट रेज यानी कि यूवी रेज आती रहती हैं, पराबैंगनी किरणें बोलते हैं हिंदी में। तो उनको कौन एब्जॉर्ब करता है, आपको पता हो कौन एब्जॉर्ब करता है, ओजोन लेयर, ठीक है, ओजोन लेयर इनको एब्जॉर्ब करती है। और ओजोन लेयर इनमें से कौन से स्फीयर में स्थित है, ट्रोपोस्फीयर, स्ट्रेटोस्फीयर, आयनोस्फीयर, ओजोनोस्फीयर। इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, देखिए करेक्ट आंसर, अगर आपको एग्जैक्ट आंसर देखना है तो बहुत लोग इसका ओजोनोस्फीयर बोल देंगे, लेकिन करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, स्ट्रेटोस्फीयर। स्ट्रेटोस्फीयर का जो निचला हिस्सा होता है बिल्कुल वहां पे क्या है, आपकी ओजोन लेयर स्थित है। तो इसका एग्जैक्ट आंसर क्या होगा आपका, स्ट्रेटोस्फीयर का निचला हिस्सा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हम इसका करेक्ट आंसर बोलेंगे। स्ट्रेटोस्फीयर के निचले हिस्से में आपकी ओजोन पाई जाती है, इसलिए इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। बहुत लोग यहाँ पे कंफ्यूज हो सकते हैं, लेकिन इसका एग्जैक्ट आंसर क्या होगा, स्ट्रेटोस्फीयर का निचला हिस्सा यानी कि स्ट्रेटोस्फीयर। ऑप्शन नंबर बी उसका आंसर था। जीएनपी माइनस डेप्रिसिएशन अलाउंस इज इक्वल टू, ये आपका अगेन इकोनॉमिक्स का कॉन्सेप्ट आ गया, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। एक होता है आपका जीडीपी, ये होता है डोमेस्टिक प्रोडक्ट, एक होता है आपका ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है, जब आप डोमेस्टिक में से नेट फॉरेन इनकम को माइनस कर देते हैं तो आपका जीएनपी निकल के आ जाता है। लेकिन यहाँ पे क्या बोला जा रहा है आपसे, जीएनपी में से अगर आप डेप्रिसिएशन को माइनस करते हैं तो आपको इनमें से क्या मिलेगा। देखिए डेप्रिसिएशन का कॉन्सेप्ट कहाँ पे आता है, केवल ग्रॉस और नेट में आता है। कोई भी चीज ग्रॉस होती है, उस ग्रॉस में से अगर आप डेप्रिसिएशन को माइनस कर देते हैं तो आपका नेट निकल के आता है, ठीक है। इसको एग्जांपल के माध्यम से समझते हैं। मान लीजिए एक क्लास है, वहां पे सभी लोगों ने 10-10 रुपए जमा किए, 10 लोगों की वो क्लास है, तो हो गए आपके पास टोटल 100 रुपए। आपको एक पार्टी करनी है उससे, लेकिन आपने ये भी वहां पे कंसीडर किया कि इनमें से 2 लोग ऐसे थे जिन्होंने पिछली बार 10-10 रुपए एक्स्ट्रा दिए हुए थे, तो हम इनसे पैसे नहीं लेंगे, तो उनके 10 रुपए आप लोग लास्ट में वापस कर देंगे। तो जो आपने वापस किया वो क्या हुआ, आपका डेप्रिसिएशन हो गया। तो उस ग्रॉस वैल्यू में से, उस 100 रुपए में से आपने उनके 10-10 रुपए माइनस कर दिए 2 लोगों के, तो कितने माइनस हो गए, 20 रुपए माइनस हो गए। तो आपके पास 10 लोगों से जब आप लोगों ने 10-10 रुपए ईच इकट्ठा किए तो आपका टोटल वैल्यू बिल्कुल लास्ट में कितनी आई, 80 रुपीज आई, क्योंकि इसमें से डेप्रिसिएशन आप लोग माइनस कर चुके हैं। जैसे आपने ग्रॉस में से डेप्रिसिएशन माइनस किया तो 80 रुपीज आए, 10 लोगों से कितने रुपए निकले आपके, 80 रुपीज, ये होता है आपका नेट। तो ग्रॉस में से डेप्रिसिएशन को माइनस करते हैं तो क्या निकल के आता है आपका नेट। तो कोई भी ऐसे टर्म जहां पे नेट लिखा हो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नेट नेशनल प्रोडक्ट। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। मैंने एक चार्ट यहाँ पे लिखा है, दिखाया आपको, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं बिल्कुल अच्छे तरीके से। आप लोग इसमें कुछ भी देख लीजिए, कहीं से आपको कहीं भी जाना आप लोग कर सकते हैं। ग्रॉस से नेट माना तो डेप्रिसिएशन माइनस है, ठीक है, नेट से आपको डोमेस्टिक माना तो एनएफआई नेट फॉरेन इनकम माइनस है। इस तरीके से आप पूरा का पूरा चार्ट देख सकते हैं और आप लोगों के लिए बहुत ईजी और अच्छा रहेगा, ठीक है। Which one of the following is the guardian of the fundamental rights?
भारत के संविधान में हमें कुछ फंडामेंटल राइट्स दिए गए हैं, आर्टिकल नंबर 12 से लेकर के 35 तक, भाग 3 में पार्ट 3 में है 12 से 35 तक फंडामेंटल राइट्स। इसका गार्जियन, इनका संरक्षक कौन माना जाता है? इनके संरक्षक होते हैं हमारे सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया क्या एक जुडिशरी है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा, जुडिशरी। ठीक है, फंडामेंटल राइट का संरक्षक कौन? सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, दैट इज ऑप्शन नंबर डी, जुडिशरी। फंडामेंटल राइट्स आर्टिकल नंबर 12 से 35 तक आपको देखने के लिए मिलेंगे भाग 3 में। प्रेसिडेंशियल ऑर्डिनेंसेस कैन रिमेन इन फोर्स। जो भारत में जो एक राष्ट्रपति का ऑर्डिनेंस, इसको बोलते हैं अध्यादेश बोलते हैं, अध्यादेश कितने समय तक जारी रखा जा सकता है, ये आपसे पूछा जा रहा है। अध्यादेश या फिर ऑर्डिनेंस कब लाया जाता है? जब संसद के दोनों सदन अभी वहां पे ना चल रहे हो, ना राज्यसभा ना लोकसभा चल रही हो, तब क्या लाया जाता है? एक प्रेसिडेंशियल ऑर्डिनेंस लाया जाता है, जिसकी पावर सेम वही होती है जो कि एक एक्ट ऑफ पार्लियामेंट की हो सकती है, उसी के इक्विवेलेंट ही होता है, बस ये प्रेसिडेंट के द्वारा लाया जाता है जब दोनों में से कोई भी काम ना कर रहा हो। और आपको एक चीज और पता रहनी चाहिए कि दोनों जो सदन होते हैं उनके मीटिंग का जो मैक्सिमम टाइम हो कितना, 6 मंथ, मतलब दोनों को 6 महीने के अंदर अंदर मिलना ही मिलना पड़ता है। अगर आपको राज्यसभा या लोकसभा की बात करेंगे तो इनको जो मीटिंग है इनकी 6 महीने के अंदर अंदर होनी ही होनी चाहिए। अगर 6 महीने के अंदर नहीं हो रही है तो प्रेसिडेंशियल ऑर्डिनेंस एक ले आया जाएगा, और ऐसा हो नहीं सकता कभी भी। ठीक है, प्रेसिडेंशियल ऑर्डिनेंस लाया जाएगा तो आपसे पूछा जा रहा है कि ये मैक्सिमम इसकी कब तक ही वहां पे फोर्स में रह सकता है, 3 मंथ, 6 मंथ, 9 मंथ्स या फिर इंडेफिनेटली। जब वो कार्य नहीं कर रहे हैं तो ऑर्डिनेंस लाया जाएगा, और जैसे वो अपनी मीटिंग बिठाएंगे तो उनके मीटिंग बिठाने के 6 वीक्स तक आप लोग इसको जारी रख सकते हैं। जैसे यहाँ पे मीटिंग बैठी इनकी अगेन, तो मीटिंग बैठने के ठीक 6 हफ्ते बाद तक ही आप लोग इसको रिमेन में फोर्स में रख सकते हैं, उसके बाद इसको फोर्स में नहीं रख सकते हैं। यहाँ पे 2-3 केसेस बन जाएंगे। जैसे मीटिंग होगी या तो ये लोग इसको एक्सेप्ट कर लेंगे, अगर लोकसभा या राज्यसभा ने इसको एक्सेप्ट कर लिया तो ये एक्ट बन जाएगा, एक्सेप्ट नहीं करें तो डिसअप्रूव कर देंगे तो ऑटोमेटिकली लैप्स हो जाएगा, और अगर उन्होंने ना एक्सेप्ट किया और ना ही इसको डिसअप्रूव किया तो ये ऑटोमेटिकली लैप्स माना जाएगा। समझ रहे हैं आप इसको? 6 हफ्ते के अंदर अंदर ही ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, लैप्स हो जाएगा। तो इसकी मैक्सिमम लेंथ क्या हो जाएगी, फॉर 6 मंथ्स। ठीक है, फॉर 6 मंथ्स। आगे बढ़ते हैं, क्योंकि 6 महीने के अंदर अंदर ही क्या है उनकी मीटिंग बैठनी चाहिए। पृथ्वीराज चौहान, और एक चीज और, जैसे 6 महीने हो गए, 6 महीने के बाद 6 वीक्स तक, यानी कि 6 महीने 6 वीक्स, 6 मंथ 6 वीक्स, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, 6 मंथ 6 वीक्स होगा, लेकिन यहाँ पे मंथ्स में आंसर है तो क्या होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, फॉर 6 मंथ्स हो जाएगा। पृथ्वीराज चौहान वाज डिफीटेड इन द सेकंड बैटल ऑफ तराइन बाय। तराइन के 2 युद्ध, फर्स्ट बैटल ऑफ तराइन और सेकंड बैटल ऑफ तराइन, बहुत फेमस, इस पे एक मूवी आई थी पृथ्वीराज चौहान अक्षय कुमार की। तो आपको बताना है कि किसके द्वारा उनको हराया गया था। 1191 और 1192 ये 2 युद्ध लड़े गए थे, फर्स्ट बैटल सेकंड बैटल ऑफ तराइन। तो सेकंड बैटल में हार हुई थी पृथ्वीराज चौहान की, और किससे हुई थी, मोहम्मद गौरी से हुई थी। ये तो आपको बहुत इजीली पता होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। तो प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया इज, तो भारत के प्रधानमंत्री होते हैं वो इलेक्टेड होते हैं, अपॉइंटेड होते हैं, नॉमिनेटेड होते हैं, सिलेक्टेड होते हैं। बहुत लोगों को लगता हो कि वो चुनाव में वोट करने के लिए जाते हैं और वोट करते हैं तो प्रधानमंत्री आते हैं तो वो इलेक्ट होते हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। प्रधानमंत्री भारत के इलेक्ट नहीं होते हैं, प्रधानमंत्री भारत के क्या होते हैं, अपॉइंट किए जाते हैं। आर्टिकल नंबर 75 के अनुसार भारत में एक प्रधानमंत्री का होना आवश्यक है। प्रधानमंत्री को हमेशा राष्ट्रपति क्या करेंगे, अपॉइंट करेंगे। ठीक है, आप लोग जो वोट देते हैं लोकसभा के सांसदों को, आप लोग वोट देते हैं, फिर जो भी मेजोरिटी पार्टी होती है जो भी जीत के आती है उनमें से वो लोग अपने लीडर नियुक्त करते हैं, सेलेक्ट करते हैं, उस लीडर को प्रेसिडेंट क्या करते हैं, लास्ट में अपॉइंट करते हैं एक प्रधानमंत्री के तौर पे। तो जो प्राइम मिनिस्टर होते हैं हमारे भारत में वो क्या होते हैं, हमेशा अपॉइंट किए जाते हैं, ना कि इलेक्ट होते हैं। वहीं अगर प्रेसिडेंट की बात करेंगे तो वो क्या होते हैं, इलेक्ट होते हैं। इनको आप लोग इलेक्ट नहीं करते हैं प्रेसिडेंट को, आपके द्वारा चुने गए सांसद इनको इलेक्ट करते हैं। समझ रहे हैं, प्रेसिडेंट क्या होते हैं, इलेक्ट होते हैं, और प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट होते हैं। और सेम आप लोग गवर्नर और चीफ मिनिस्टर के लिए भी देख सकते हैं। आगे बढ़ेंगे। इन विच पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन द फंडामेंटल ड्यूटीज आर एंश्राइन्ड। भारत के संविधान के कौन से भाग में फंडामेंटल ड्यूटीज की बात की गई है। पार्ट नंबर 3 था आपका फंडामेंटल राइट्स, पार्ट नंबर 4 है आपका फंडामेंट डीपीएसपीज, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, नीति निर्देशक तत्व, और पार्ट 4A में आपके मूल कर्तव्य यानी कि फंडामेंटल ड्यूटीज की बात की गई है। ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। विच टाइप ऑफ डेमोक्रेसी डू वी फॉलो इन इंडिया। अभी मैंने आपको बताया था
कि भारत में आप लोग जब आप चुनते हैं तो आप लोग सांसदों को चूज करते हैं, वो आपको रिप्रेजेंट करते हैं प्रेसिडेंट के इलेक्शन के लिए। तो कैसे टाइप की डेमोक्रेसी आपको देखने के लिए मिलेगी? डायरेक्ट प्रेसिडेंशियल रिप्रेजेंटेटिव या डिक्टेटरशिप? तानाशाही बिल्कुल नहीं है, डायरेक्ट बिल्कुल नहीं है, प्रेसिडेंशियल नहीं है, यहाँ प्रधानमंत्री भी होते हैं, तो रिप्रेजेंटेटिव, ठीक है। आप लोग चूज करते हैं, वो आपको रिप्रेजेंट करते हैं लोकसभा में और राज्यसभा में, ठीक है, तो रिप्रेजेंटेटिव आपको मिलते हैं। आप एक लीडर को इलेक्ट करते हैं, वो आपको रिप्रेजेंट करते हैं संसद में जाकर के। द ओनली पेरिनियल रिवर इन पेनिनसुलर इंडिया, बहुत फेमस क्वेश्चन और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। भारत के जो पेनिनसुलर इंडिया यानी कि जो मध्य भारत से नीचे का एरिया है, वो उस भारत में एकमात्र पेरिनियल रिवर कौन सी है? पेरिनियल रिवर मतलब जिसमें हमेशा पानी रहता है, तो वो नदी कौन सी है? कावेरी है। तमिलनाडु वाले इलाके में कावेरी नदी, जो मानसून के चक्कर में जब मानसून आता है तो इसमें पानी आता है, और जब मानसून वापस लौटता है तब भी इसमें पानी रहता है, तो इसमें हमेशा ही पानी आपको देखने के लिए मिलेगा, इसलिए ये क्या कहलाएगी? आपकी पेरिनियल रिवर कहलाती है सदर्न इंडिया यानी कि पेनिनसुलर इंडिया की। तो मॉनेटरी पॉलिसी इन इंडिया इज फॉर्मुलेटेड बाय, जो मौद्रिक नीतियां होती हैं, दो तरीके की नीतियां होती हैं, एक मॉनेटरी और एक फिस्कल पॉलिसी होती है। जो मॉनेटरी पॉलिसी होती है वो आरबीआई के द्वारा बनाई जाती है। आरबीआई मीटिंग करता है अपनी, और मीटिंग के जरिए मॉनेटरी पॉलिसीज को तय करता है, जहां पर रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, बैंक रेट सारे के सारे तय किए जाते हैं। और फिस्कल पॉलिसी सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा तय की जाती है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। मैच लिस्ट ए विद द लिस्ट बी एंड चूज द करेक्ट आंसर्स फ्रॉम द कोड्स गिवन बिलो। आपको इससे इसको मैच करना है। ये सारी के सारी नदियों के नाम है, रावी, चेनाब, झेलम, बियास, सतलज, ये सारी के सारी नदियों के नाम है, और पहले इनको क्या बोला जाता था और अब इनको ये बोला जाता है, तो आपको मैच करना है कि कौन सा करेक्ट है। ठीक है, वितस्ता नदी, वितस्ता नदी को क्या बोलते थे हम लोग? झेलम नदी। तो झेलम कौन से ऑप्शन में? आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, झेलम नदी। उसके बाद असिकनी नदी, असिकनी नदी कौन सी थी आपकी? चेनाब, चेनाब कौन से ऑप्शन में आपका? चेनाब आपका बी में ही है, तो यह आ जाएगा आपका बी, चेनाब नदी। पुरुषनी नदी, पुरुषनी नदी आपकी कौन सी वाली हो जाएगी? आपकी रावी नदी, रावी ऑप्शन नंबर ए पे हो जाएगी। तो आपको क्या दिख रहा है? आपको 3, 2, 1, 3, 2, 1 ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी में क्या आपकी? सताद्रु, सताद्रु की आपकी ब्यास, आपकी ऑप्शन नंबर डी में ही है। और आपकी विपाशा नदी कौन सी थी? सतलज नदी, ठीक है। ये सारी की सारी नदियां वो हैं जो इंडस रिवर सिस्टम है, सिंधु नदी तंत्र है, उसमें अपना पानी छोड़ती हैं, और जहां पे जाकर के लास्ट में आके मिलती हैं, वहां पे क्या बनता है? पंजाब, यानी कि 5 नदियों का पानी पंजाब बनता है। वो पाकिस्तान में भी है और इंडिया में भी है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। विच 5 ईयर प्लान इज नॉट करेक्ट अमंग द फॉलोइंग। पहले हमारे देश में पंचवर्षीय योजनाएं चलती थी, अब उनको चेंज करके क्या कर दिया गया है? नीति आयोग बना दिया गया है। तो पंचवर्षीय योजना स्टार्ट कब हुई थी हमारे देश में? 51, ये रशिया से ली गई थी सारी की सारी, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट कहाँ से आया था? रशिया से। तो पहली जो चली थी आपकी 1951 से लेकर 56 तक चली थी, ये बिल्कुल सही है। दूसरी आपकी 56 से 61 तक चली थी, बिल्कुल सही है। इसके बाद यहाँ पे 62 में क्या होता है? इंडो चाइना वॉर हो गया था, और यहाँ पे थर्ड चली थी 61 से लेकर 66 तक, ये भी बिल्कुल सही है। 66 के बाद 62 में हमारा इंडो चाइना वॉर हुआ था, बहुत क्षति हुई थी, काफी चीजें यहाँ पे हुई थी। तो उसके बाद हमने क्या किया? एक प्लानिंग हॉलिडे लिया, यानी कि यहाँ पे अपने लोगों ने एक गैप लिया कि अभी हम लोग पंचवर्षीय योजना के लिए एक गैप लेते हैं। तो पहला प्लानिंग हॉलिडे कब किया गया था? 66 से लेकर 69 तक लिया गया था। तो यहाँ पे जो है 66 से 671, ये ऑप्शन गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे कोई भी पंचवर्षीय योजना नहीं चली थी। यहाँ पे क्या चला था? आपका प्लानिंग हॉलिडे चला था, पहला वाला। यहीं पे पहली बार किया गया था बैंकों का नेशनलाइजेशन, यहाँ पे किया गया था, ठीक है। ये हो गया। आगे बढ़ते हैं। तो यानी क्या गलत है इसमें? ऑप्शन नंबर डी इसमें गलत है। फिस्कल पॉलिसी इन इंडिया इज फॉर्मुलेटेड बाय, अभी बताया था आपको, किसके द्वारा किया जाएगा? फिस्कल पॉलिसी गवर्नमेंट के द्वारा। ऑप्शन नंबर ई लिख लीजिए यहाँ पे, गवर्नमेंट, ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट आप लोग लिख सकते हैं। फाइनेंस मिनिस्ट्री लिखा तो है यहाँ पे, ऑप्शन नंबर सी के द्वारा, ठीक है। आगे बढ़ेंगे। हु फिक्सेस द रेपो रेट इन इंडिया, अभी बताया था मॉनेटरी पॉलिसीज के दौरान क्या होता है? रेपो रेट्स वगैरह तय किए जाते हैं, तो कौन करेगा? आरबीआई। कहाँ पे लिखा है? ऑप्शन नंबर सी में, आरबीआई इनको तय करता है। रेपो रेट, रेपो मतलब क्या होता है? शॉर्ट टर्म। तो जो रेपो रेट है एक शॉर्ट टर्म रेट होता है, शॉर्ट टर्म का रेट होता है, 90 दिनों का रेट होता है, जिसमें जो आरबीआई है अदर कमर्शियल बैंक को क्या देती है? लोन देती है यहाँ पे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नॉइस इज मेजर्ड इन, नॉइस का मात्रक क्या है? नॉइस किस में, जो शोर है, आवाज है, किस में मेजर की जाती है? आपकी डेसिबल, ठीक है, डीबी, डेसिबल में मेजर की जाती है। वाट शक्ति का मात्रक हो जाता है। कॉन्टिग्रेड सेंटीग्रेड किसका मात्रक होता है? आपका सेंटीग्रेड होता है तापमान का, यानी कि टेम्परेचर का। रैम ये किसका होता है? आपका रेडिएशन का होता है, ठीक है, ये वाला। आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज द केमिकल नेम ऑफ विनेगर, विनेगर का केमिकल नेम क्या है? CH3COOH,
एसिटिक एसिड कहाँ पे, ऑप्शन नंबर बी एसिटिक एसिड। विनेगर का क्या होता है केमिकल नेम, एसिटिक एसिड। द आर्ट एंड साइंस ऑफ मैप मेकिंग, जो मैप वगैरह बनाए जाते हैं तो मैप मेकिंग की आर्ट को क्या बोलते हैं हम लोग, इस साइंस को वो क्या बोलते हैं, कार्टोग्राफी, ठीक है। और मैपिंग तो किसी चीज को मैप करना होता है। फोटोग्रामेट्री क्या होती है, जैसे आप किसी भी फिजिकल जितनी भी वस्तुएं इस दुनिया में मौजूद हैं उनकी फोटो के माध्यम से उनका मेजरमेंट करना क्या कहलाता है, फोटोग्रामेट्री कहलाता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। द लॉन्गेस्ट बोन इन ह्यूमन बॉडी इज अल्ना ह्यूमरस फीमर टिबिया। बचपन से पढ़ते चले आ रहे हैं, हमारे शरीर में सबसे लंबी बोन कौन सी होती है, फीमर, जो कि आपकी थाई की हड्डी होती है, फीमर। अल्ना ह्यूमरस टिबिया, टिबिया कहाँ पे होती है आपकी, नीचे, फीमर के नीचे होती है, घुटने के नीचे, यहाँ पे टिबिया आपको देखने के लिए मिलेगी। ह्यूमरस अल्ना कहाँ पे होती है, आपकी हाथ में होती है, ठीक है। मिर्मिकोलॉजी इज द स्टडी ऑफ, मिर्मिकोलॉजी किसकी स्टडी कराती है, आपकी चींटियों की, यानी कि एंट्स की। ऑप्शन नंबर 20 का आंसर हो जाएगा एंड, चींटियों की। हार्ट इज डिवाइड ऑफ, हार्ट में इनमें से क्या नहीं होता, हृदय में इनमें से क्या नहीं होता है, कार्डियक मसल्स, इनवॉलंटरी, वॉलंटरी। तो कार्डियक मसल एक इनवॉलंटरी मसल है और यही हमारी यहाँ पे मौजूद होती है, यानी कि वॉलंटरी मसल्स यहाँ पे नहीं होती है। ऑप्शन नंबर 30 का आंसर हो जाएगा वॉलंटरी मसल्स, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ड्यूरिंग रेस्पिरेशन एनर्जी इज डिराइव्ड फ्रॉम, रेस्पिरेशन जब होती है एनर्जी किस फॉर्म में आती है, एटीपी, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, एटीपी, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, ठीक है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, ठीक है, इस फॉर्म में निकल के आती है आपकी ये एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। आगे बढ़ते हैं। डैश हैज लॉन्च्ड द मल्टीफेज ऑपरेशन गरुड़ा अगेंस्ट एन इलिसिट ड्रग ट्रैफिकिंग नेटवर्क। ड्रग ट्रैफिकिंग नेटवर्क जो भी हमारे देश में अगर चल रहा है, इंटरनेशनल से रिलेटेड है, तो उसको कंट्रोल करने के लिए एक मल्टीफेज ऑपरेशन गरुड़ा चलाया गया है, किसके द्वारा, सीबीआई के द्वारा, ठीक है, सीबीआई के द्वारा चलाया गया है इसको ऑपरेशन गरुड़ा। इसमें इंटरपोल यानी कि जो इंटरनेशनल पुलिस होती है वो भी इसमें हमारे साथ रहेगी। ऑप्शन नंबर 20 का आंसर हो जाएगा। करंट अफेयर्स का क्वेश्चन था। रिसेंटली प्राइम मिनिस्टर स्कीम फॉर मेंटरिंग यूथ ऑथर्स युवा 2.0 वाज लॉन्च्ड, व्हाट डज वी स्टैंड फॉर इन युवा। युवा जो कि एक जो यंग ऑथर्स होते हैं उनको और ज्यादा प्रमोट करने के लिए, उनकी स्किल्स को और ज्यादा निखारने के लिए युवा चलाया गया था। और वर्सेटाइल, वी मतलब क्या हो जाएगा, वर्सेटाइल ऑथर्स, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा युवा 2.0। किस लिए है ये, जो यंग ऑथर्स होते हैं उन सभी की स्किल्स को और ज्यादा प्रमोट करने के लिए, उनको फ्रंट फेस पे लाने के लिए, वर्सेटाइल इसका ऑप्शन नंबर बी आंसर हो जाएगा। इंडिया कम्स एट विच प्लेस रिसेंटली इन द ग्लोबल हंगर इंडेक्स, ग्लोबल हंगर इंडेक्स में कहां पे इंडिया लाइक किया है, ऑप्शन नंबर सी 107 नंबर पोजीशन पर। डायरेक्ट आंसर आपको याद रखना है। आगे बढ़ेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज इज द फर्स्ट रेसिपिएंट ऑफ फंडिंग फ्रॉम अ G7 ग्लोबल सीड इनिशिएटिव। अभी जो G7 मीटिंग हुई थी वहां पे ग्लोबल सीड इनिशिएटिव को लॉन्च किया गया था। तो इसमें जो ये फंड है, इस फंड को का रेसिपिएंट कौन, सबसे पहला रेसिपिएंट कौन बना है इन चारों में से, अर्जेंटीना, फ्रांस, जापान या पाकिस्तान। तो इसमें से सबसे लोन जिसको हेल्प दी जाएगी वो कौन होगा, ऑप्शन नंबर डी पाकिस्तान होगा। क्यों है, टू कंट्रीज सफरिंग क्लाइमेट डिजास्टर, जितने भी कंट्री में क्लाइमेट डिजास्टर हो रहा है उसको हेल्प करने के लिए, ठीक है। आगे बढ़ेंगे। हु अमंग द फॉलोइंग हैज बीन ऑनर्ड विद द IF इंडियन फिल्म पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर एट 53rd IFFI। गोवा में 53rd IFFI हुआ, तो वहां पे इंडियन फिल्म पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर इस अवार्ड से किसको नवाजा गया, ऑप्शन नंबर सी चिरंजीवी, ठीक है, चिरंजीवी को यहाँ पे नवाजा गया इंटरनेशनल इंडियन फिल्म पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर इस अवार्ड से। आगे बढ़ेंगे। नसीम अल बहार इज अ मिलिट्री एक्सरसाइज बिटवीन इंडिया एंड ओमान, ठीक है, नसीम अल बहार 5 एक्सरसाइज है मिलिट्री एक्सरसाइज, इनको आप लोग याद कर सकते हैं। एक बार गूगल में सर्च करो मिलिट्री एक्सरसाइज ऑफ इंडिया इंपॉर्टेंट, तो आपको मिल जाएंगे सारी की सारी, आपको यहाँ से क्वेश्चन देखने के लिए मिल सकते। इंडिया फर्स्ट फॉरेस्ट यूनिवर्सिटी टू कम अप इन विच स्टेट, ये क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ के जाता हूँ कि भारत की पहली फॉरेस्ट यूनिवर्सिटी कहाँ पे अभी आई है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत की पहली फॉरेस्ट यूनिवर्सिटी कहाँ पे है, आपको ये बताना है आंसर में, ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ये सारे आपके क्वेश्चन थे आज के, जो आपके पूरे के पूरे जनरल अवेयरनेस से रिलेटेड थे, ये सारे के सारे क्वेश्चंस यहाँ पे आपको रिवीजन के तौर पे जरूर देखने चाहिए। यहाँ से कुछ क्वेश्चन हो सकता है आ जाएं, गारंटी नहीं है कि सारे आएंगे, लेकिन एक रिवीजन के तौर पे आपको ये सारे के सारे देखने जरूर चाहिए। इसी के साथ साथ आप लोग हमारे वेबसाइट पे जाकर के FCI मैनेजर के लिए और AG3 के लिए कोर्सेज को परचेज कर सकते हैं। इसके लिए आज का दिन सबसे बेहतर होगा, जो आपका एग्जाम सीजन चल रहा है इसके लिए फ्लैट 60% ऑफ चल रहा है। आपको यहाँ पे कूपन कोड डालना है IXAM60, तो आपको ये 60% ऑफ डायरेक्ट मिल जाएगा। और ये जो ऑफर है केवल आज के लिए ही है, ठीक है, तो आपको ये अवेल करना चाहिए जरूर इसको, ठीक है। तो आज के सेशन को खत्म करते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आया होगा, आपका अच्छा रिवीजन यहाँ से हुआ होगा।
आप सभी को आपके कल के एग्जाम के लिए ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू ऑल।